Okay, so welcome you all once again. Myself Pransu Kumar Pathak, and today we will discuss on salting out and salting in, which is a process of protein purification. So, dear guys, it is very much important to know how a protein is purified. So after purification, this technique is useful. Okay, so let's come first in Hindi to make you understand about the basic thing of this. So सॉल्टिंग आउट और सॉल्टिंग इन में क्या फ़र्क है, सबसे पहले तो आपको ये जानना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू टेक्निक्स। सपोज आपके पास प्रोटीन है, तो प्रोटीन जब भी होगा तो उसमें सॉल्ट होंगे, चाहे आप सॉल्टिंग इन करें चाहे सॉल्ट आउट करें। ये क्या होता है, आप तब करते हैं व्हेन यू वांट टू कंसंट्रेट योर प्रोटीन। You have isolated your protein, but now your task is to purify your protein for chromatographic purpose. Okay, so salting in and salting out can help you to understand these two basic difference. How can you do both of the things, है ना? तो आपको ये सोचना है कि salting in and salting out का basic difference क्या है, इसको basis क्या है। तो ये जो method है, this method is a downstreaming process of protein by which contaminants removed from protein for better quality and further can be used for chromatographic separation. इसमें क्या होता है, एक मेथड है, जब आपके पास प्रोटीन आ गया, आपने प्यूरिफाई कर लिया प्रोटीन को, तो आपको उससे कंटामिनेंट्स हटाने, क्योंकि जब आप प्रोटीन निकालेंगे तो बहुत सारे साल्ट उसमें ट्रीट करेंगे, तो उन साल्ट्स को क्या करना है, यू हैव टू रिमूव दो साल्ट्स। ठीक है, तो दिस इज ओनली कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर फॉर क्रोमेटोग्राफिक पर्पस। ठीक है, आपको क्रोमेटोग्राफी अगर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनसे सारे कंटामिनेंट्स को अलग करना पड़ेगा फॉर योर बेटर रिजल्ट। ओके, तो आई थिंक आपको ये सारी छोटी छोटी बातें समझ में आई होंगी। और ये जो भी टेक्निक है ना, ये सॉल्ट कंसेंट्रेशन पर बहुत ज़्यादा डिफर करता है। ठीक है, जब सॉल्टिंग आउट करते हैं तो जो सॉल्ट का कंसेंट्रेशन होता है वो बहुत हाई होता है, और सॉल्टिंग इन में हम जो सॉल्ट का कंसेंट्रेशन रखते हैं वो माइल्ड रखते हैं एंड लो रखते हैं, है ना, लो। That is very much important to understand the difference between out and in. इनमें जो कंसेंट्रेशन होगा सॉल्ट का वो क्या होगा, कम होगा, और आउट में हम बहुत ज़्यादा सॉल्ट डालेंगे ताकि वो क्या प्रेसिपिटेट करे। मतलब कि सॉल्युबिलिटी फैक्टर एंड सॉल्ट कैन हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश दोस टू टेक्निक्स। ये जो दोनों सॉल्टिंग इन और सॉल्टिंग आउट की जो टेक्निक है, ये दोनों दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो सॉल्ट का कंसेंट्रेशन और दूसरी सॉल्युबिलिटी ऑफ द प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन कहाँ सॉल्युबल है और कैसे सॉल्युबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी छोटी सी बात बतानी है आपको। मैंने बहुत बार डिस्कस किया है कि क्या पीएच होता है, क्या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। ठीक है, तो जब लो कंसेंट्रेशन होता है, पीएच बहुत लो है यानी एसिडिक इन्वायरमेंट होगा, तो प्रोटीन आपस में कभी भी इंटरेक्ट नहीं करेगा और प्रेसिपिटेट होना और सॉल्युबिलिटी प्रोटीन की जो है वो बहुत ही मुश्किल होती है। ठीक है, जैसे जैसे आप उसके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे पहुंचते हैं, है ना, व्हेन यू विल रीच एट पर्टिकुलर द instant of isoelectric point, when pH is equal to isoelectric point, then your protein get solubilized. Or here we are discussing about a very important protein, that is the globulin type protein, which is most widely used for the study in molecular biology field. So let's understand more about these all. Okay, so आप करेंगे क्या, आपके पास प्रोटीन आ गया, ठीक है, तो प्रोटीन जो होता है ना, उसकी सॉल्युबिलिटी दो चीज़ पे और डिपेंड करती है, एक टेम्परेचर पे और दूसरा टाइम पे, कि कितने टाइम तक प्रोटीन है, कितने मिनट के लिए आप प्रोटीन को सॉल्ट में डाल रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। ठीक है, एंड टेम्परेचर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इट मे कैन डिग्रेड योर प्रोटीन। वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नो कि जब आप मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात करते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन मतलब इसके अंदर का प्रोटीन, दीज आर हाइड्रोफोबिक। So hydrophobic proteins and membrane protein, or these are structural proteins, are less or partially soluble in water or any hydrophilic components. Okay, तो इनके लिए, और जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, जो सरफेस प्रोटीन होते हैं, जो सरफेस के प्रोटीन होते हैं, जो डायरेक्टली वाटर से अटैच होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन नेचर। तो नेचर ऑफ प्रोटीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विच टाइप ऑफ प्रोटीन यू हैव एंड हाउ यू कैन मैनेज दैट प्रोटीन। सो सबसे पहले कुछ स्टेप्स हैं जो आपको
प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा ताकि आपके पास क्या हो कि प्रोटीन को आप स्टोरेज करके क्रोमेटोग्राफी के लिए बढ़ेंगे। तो इसको पहले सबसे पहले व्हाट यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू डिस्ट्रक्ट योर टिश्यू सैंपल, you have some experimental material that from there you can isolate your protein. So tissue disruption is a first technique, and first you have to do tissue disruption, and then what you have to do, by the help of centrifugation you have to remove your debris. Okay, and then this point you have to understand what you want to do. If your protein can be salt out or whether it's salt in, और ये आपके प्रोटीन के नेचर पे डिपेंड करता है, और आपको एक करके ही देखना पड़ेगा आपका प्रोटीन किस फ्रैक्शन में ज़्यादा अच्छा आ रहा है, वेदर इट इज़ कमिंग इन साल्टिंग आउट और साल्टिंग इन परफॉर्मेंस. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू दैट फर्स्ट यू विल ट्राई बाय हाई सॉल्ट एंड लो सॉल्ट बोथ, एंड देन यू विल quantify, and I have already uploaded my lecture how to quantify a protein. So if you don't know guys how to know the protein concentration and all, please go and watch my lecture on protein quantification. And जब आप ये दोनों मेथड से आप प्रोटीन को निकालेंगे तो आपका प्रोटीन जो होगा उसमें क्या होंगे, सॉल्ट होंगे, क्योंकि यू आर यूजिंग सॉल्ट ओनली, बिकॉज दिस टेक्निक इज बेसिकली दो फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है. फर्स्ट इज योर सॉल्ट एंड सेकंड इज योर सॉल्युबिलिटी. तो सॉल्ट तो होगा, तो व्हाट यू विल डू, यू हैव टू डायलाइज योर प्रोटीन. तो डायलिसिस करेंगे. डायलिसिस से क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा इम्प्यूरिटीज़ है, जो सॉल्ट्स हैं और भी कुछ उसमें प्यूरिफिकेशन के दरमियान जो आपने डाला है, उससे आपको क्या करना है, रिमूव करना है. ठीक है, तो आपको जब रिमूव कर लेंगे तो आप इतना ही आप नहीं करेंगे. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जब आप डायलिसिस करते हैं तो बहुत ज़्यादा बफर यूज करते हैं. तो बफर क्या होता है, अंदर चला जाता है प्रोटीन में, तो प्रोटीन को क्या कर देता है, उसका कंसंट्रेशन कम कर देता है. तो यू हैव टू अगेन कंसंट्रेट योर प्रोटीन. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सुक्रोज यूज करते हैं, नॉर्मल चीनी, मॉलिक्यूलर ग्रेड के चीनी में हम क्या करते हैं, जो डायलिसिस मेम्ब्रेन है और जिसमें प्रोटीन है उसको डाल के छोड़ देते हैं, ताकि जो अंदर का जो वाटर मॉलिक्यूल या बफर है वो भी धीरे धीरे निकल जाए और प्रोटीन आपको कम मात्रा में मिले, ताकि उसमें जो पर माइक्रोलीटर कंसंट्रेशन हो प्रोटीन का वो हाई हो. इसलिए दिस इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट. तो दीज आर सम स्टेप्स टू मेक अ from crude protein to your purified protein that can use for further chromatographic technique. So you understand how we have to perform. सबसे पहले क्या करना है, आपको सैंपल उठाना है, उसको तोड़ देना है, उसे डेब्रिस को अलग करना है, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, अलग हो जाएगा. ठीक है, अब उसके सुपर नेटेंट को आप क्या करेंगे, लेंगे सॉल्ट आउट या सॉल्ट इन, यानी कम सॉल्ट लेकर के या ज़्यादा सॉल्ट लेकर के आप उसे क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट करेंगे. अमोनियम सल्फेट इज widely used for protein salting in or salting out processes, है ना. यूरिया इज ऑल्सो यूज्ड. ठीक है, तो सोडियम सल्फेट भी यूज होता है. तो आपको क्या नीड है, किस बेसिस पर आपको यूज करना है, आप पे डिपेंड करता है. फिर आप क्या करेंगे, डायलिसिस करेंगे. डायलिसिस के थ्रू आप क्या करेंगे, इम्प्यूरिटीज़ को अलग करेंगे. इम्प्यूरिटी जब अलग होगी तो बफर के साथ प्रोटीन होगा, तो यू हैव टू रिमूव एक्स्ट्रा बफर एंड वाटर इनसाइड योर डायलिसिस मेम्ब्रेन. सो व्हाट यू विल डू, you remove the buffer and water, and then your crude protein will remain there. Okay, चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा ये हॉफमेस्टर सीरीज की, किस लिए दिया गया और इसका क्या ज़रूरत था, यू नो. तो ये जो सीरीज है इसको हम लायोट्रोपिक सीरीज भी कहते हैं. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ आयन एबिलिटी टू सॉल्ट आउट एंड सॉल्ट इन अ प्रोटीन. ये बेसिकली डिसाइड करता है कि कौन प्रोटीन पहले होगा और कौन, क्योंकि आयन के बेसिस पे ये पूरी प्रोसेसेस होती है. ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, द इफेक्ट ऑफ अनाइन एंड कैटाइन इन प्रेसिपिटेटिंग प्रोटीन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड अनाइन अपीयर टू हैव लार्जर इफेक्ट देन कैटाइन. सो अनाइन जो होते हैं वो बेसिकली ज़्यादा सॉल्टिंग आउट के लिए प्रीफर होते हैं, इंक्रीजिंग प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्टिंग आउट. मतलब इधर से आप जब जाएंगे तो धीरे धीरे सॉल्टिंग आउट आपको होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, सॉल्टिंग आउट में हम इसको यूज करते हैं. ठीक है, और जब हम सॉल्टिंग इन यूज करने की कोशिश करते हैं तब हम चाहे सोडियम सॉल्ट यूज करते हैं या फिर और आप ऐसे तो सल्फेट भी यूज कर सकते हैं, मगर यू कैन, दिस इज द कायोट्रोपिक एजेंट दैट आई विल डिस्कस इन अपकमिंग स्लाइड ऑल्सो. एक कायोट्रोपिक क्या होता है और एक और हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द देम. सो ये जो सीरीज है बेसिकली डिफाइन करता है कि सॉल्टिंग इन और सॉल्टिंग आउट किधर होगा और कैसे होगा. ठीक है, आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल नाउ. सो दिस इज द जस्ट ए पिक्चर टू
this is the same thing, this is also the same thing. So now मैंने आपको बोला था कि कॉस्मोट्रॉपिक एंड कैट्रॉपिक एजेंट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो कॉस्मोट्रॉपिक आयंस जो होते हैं वो स्टेबलाइजिंग आयन होते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। ये साल्टिंग इनमें यूज होते हैं, वो क्या करते हैं कि आपके जो भी सॉल्यूशन में प्रोटीन है उसे स्टेबलाइज करता है, उसके मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है। बट यूरिया इज डूइंग द डिफरेंट थिंग, इट बेसिकली डिनेचरिंग आयन जो होते हैं हम उसे कहते हैं कैयोट्रोपिक, और जो स्टेबलाइजिंग एजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं cosmotropic. I think you understand very well. So now we have to understand about the salting in process. Okay. So basically, what is salting in? So some protein can be precipitated by lowering the ionic strength. When you will lower the ionic strength, what you will perform that you can जैसे जैसे आप क्या करेंगे, आयनिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन भी कम होगा। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कम हो जाएगा तो प्रोटीन क्या होगा, जल्दी से सोल्युबलाइज हो जाएगा ना। आयनिक स्ट्रेंथ लोअर होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन भी कम होगा। इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इज लेस देन प्रोटीन get solubilized at the higher speed of the rate. Okay, this can rarely be achieved in crude extract because the ionic strength is lower by adding water. Concentration decreases leading to the increase in solubility. So precipitation at low ionic strength usually occur when removing salt by dialysis and differentiation of gel filtration, later stage of the purification at the near of the pi of the protein, that I will discuss in upcoming slides also. Don't bother on gel filtration and all because ये सारे क्रोमेटोग्राफी जब हम पढ़ेंगे तब वहाँ पे अगेन ये सारी चीज़ें आएंगी, आपको इस पे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये आपका बीकर है, बीकर में आपका प्रोटीन है। जैसे ही आपने लो सॉल्ट कंसंट्रेशन इसमें डाला तो हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन यहाँ पे होना शुरू हुआ गया और इंटरेक्ट किया, प्रोटीन क्या हुआ, सॉल्ट के साथ लगा हुआ है। तो यू कैन नॉट यूज दिस टाइप ऑफ प्रोटीन डायरेक्टली फॉर योर अदर पर्पज। सो व्हाट यू विल डू, देन यू हैव टू रिमूव दिस सॉल्ट through the dialysis process. Then what the dialysis will do, by the help of dialysis you will remove the salt molecule. Okay, so now ammonium sulfate and sodium sulfate both can be used. highly soluble होता है, inexpensive होता है, प्योरिटी लेवल अच्छी होती है, pH पर कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता और डिनेचर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जब ये डिनेचर नहीं कर पाते हैं तो बेसिकली सॉल्टिंग इनमें यूज किए जाते हैं, ठीक है। Now I will go through salting out. Salting in में क्या था कि हमने कम लिया था, बेसिकली हम लोगों ने कम लिया था सॉल्ट का कंसेंट्रेशन। यहाँ पे क्या करेंगे, हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन लेंगे। क्या लेंगे, हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन लेंगे, ठीक है। एट हाई कंसेंट्रेशन added salt lower the solubility of the molecules because it comes from the solvent water needed to solvate the macromolecules. So high salt remove the solvation sphere from the protein molecules and they come out from the solution, ठीक है। Then salt concentration at which protein precipitation occurs differ from one protein and another, hence salting out can be used for fractionation of protein. So this is also called as fractionation technique of protein. So for example, you will use that much molarity of ammonium sulfate and then this can use for blood clotting factor protein and other albumin protein, and you can also use on 2.4 molar serum albumin के लिए आप लोग इतना मोलर यूज करोगे और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर और वैसे प्रोटीन के लिए कम यूज करोगे। तो दैट द अमाउंट ऑफ अमोनियम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोटीन एंड द लेवल ऑफ प्रोटीन एंड द नेचर ऑफ प्रोटीन, है ना। जितना बड़ा प्रोटीन होगा उतना ही ज़्यादा आपको, उतना ही मोलर का आपको, उतना ही ज़्यादा आपको अमोनियम सल्फेट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो सॉल्टिंग आउट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर कंसनट्रेटिंग डाइल्यूट सोल्यूशन प्रोटीन इंक्लूडिंग एक्टिव फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर purification step. So dialysis can be used to remove the salt if necessary. Obviously you have to perform dialysis after salting in or salting out. Both condition में आपको क्या करना पड़ेगा, dialysis तो perform करनी ही पड़ेगी. Let's come to
नो आई हैव रिटन समथिंग फॉर यू। सो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन होगा। आपके जो प्रोटीन मॉलिक्यूल अलग अलग थे, हाई सॉल्ट देने के कारण इनसे क्या होगा कि इनका इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और ये क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे प्रेसिपिटेट होने लगेंगे। ठीक है, और प्रेसिपिटेशन क्या हो जाएगा के कारण क्या हो जाएगा, ये आपका प्रोटीन एक कोने में आ गया, योर प्रोटीन इज देयर एंड supernatant contain impurities, and this is also called as the salt solution. So if you remove the salt solution, then you have protein, but this protein also contains some amount of impurities that can only can be removed through the dialysis. ठीक है, क्या होता है यहाँ पे कि when you put lot of salt, then the electrostatic energy between the protein molecule increases and solubility decreases. इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन क्या होगी, बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर गई। ड्यू टू सॉल्युबिलिटी डिक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी, इट्स लीड्स टू सेपरेशन ऑफ प्रोटीन बिकॉज प्रेसिपिटेशन हैपेंस एंड देन प्रोटीन गेट सेपरेटेड आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन। सो सॉल्टिंग इन और सॉल्टिंग आउट में क्या डिफरेंस होते हैं, इस पर हम थोड़ा गौर करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, एट लो कंसंट्रेशन सॉल्ट इज एडेड, आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, है ना। और चार इंटरेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके सॉल्युबलाइजेशन के लिए, क्योंकि ये स्टेबलाइज करते हैं। सॉल्टिंग इनमें क्या करते हैं, स्टेबलाइजेशन होता है। ठीक है, सो द लो सॉल्ट प्रिवेंट एग्रीगेशन एंड देयरफॉर प्रेसिपिटेशन इज नॉट हैपन। प्रेसिपिटेशन सॉल्टिंग इनमें नहीं होता, क्योंकि प्रोटीन इसमें और भी ज़्यादा सॉल्युबलाइज होता है। लेकिन सॉल्टिंग आउट में आप क्या करते हैं, एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्युबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल अलग सेपरेट हो जाता है और प्रोटीन अलग प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा हम आपको अपना जो स्लाइड है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा। सो इट इज़ नॉट good enough to understand, but I will do for you. Okay, so guys, we have to understand this, so I have done this for you. So let begins again. So salt, यहाँ पे हम सॉल्टिंग इन वर्सेज आउट के बारे में डिफरेंस देखेंगे। जैसे जैसे आयनिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे सोलेबिलिटी भी ऑल्सो इंक्रीज करेगी अंडर लो सॉल्ट कंसंट्रेशन। और यहाँ पे हम ऑस्मोट्रॉपिक आयन यूज करते हैं, जो कि बेसिकली स्टेबलाइज करता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है प्रोटीन के बीच में वो क्या होता है, वो भी कम हो जाने के कारण सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, और हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन दोनों में होता है। ठीक है, और यहाँ पे उल्टा काम होगा, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगी, बहुत ज़्यादा हो गई। इसके कारण क्या हो गया, आपका प्रोटीन सॉल्युलाइजेशन बंद हो गया और वो प्रेसिपिटेट आउट होकर के आपको मिलेगा। ठीक है, ड्यू टू द हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन ड्रॉप शार्पली एंड पीपीटी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, यानी प्रेसिपिटेशन होगा और इसी को हम सॉल्टिंग आउट कहते हैं। ठीक है, इसको हम इंड्यूस प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं, क्योंकि आपने इंड्यूस करा इसको प्रेसिपिटेट करने के लिए, और इसको हम सॉल्ट फ्रैक्शनेशन भी बोलते हैं, जो कि हम ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो लेट्स कम्स टू द डायलिसिस। सो व्हाई डायलिसिस इज इम्पॉर्टेंट। तो डायलिसिस क्या है, डायलिसिस का मतलब ये है कि यू कैन सी हियर दैट इनिशियली योर प्रोटीन हैव very high salt concentration in your dialysis membrane, है ना, and then as soon as you put buffer, then reverse osmosis is taking place. उल्टे डायरेक्शन में क्या हो गया, अब जो सॉल्ट है यहाँ से क्या हो गया, बाहर निकलने लगा। ठीक है, एंड देन सॉल्ट इज सराउंडेड इनटू द एट इक्विलिब्रियम फेज। क्या हुआ, इससे सॉल्ट क्या है, इससे मेम्ब्रेन से क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इनके मेम्ब्रेन में पोर होता है। पोर साइज जो बहुत ही ज़्यादा डिफाइंड होता है, इनके डायमीटर बहुत फिक्स होते हैं, एंड जो बहुत कम छोटे छोटे पेप्टाइड्स होते हैं, अबाउट टू 3 किलो डाल्टन 5 किलो डाल्टन, प्रोटीन इज एज यूजुअल रिमूव फ्रॉम द डायलिसिस मेम्ब्रेन। सो योर प्रोटीन मस्ट बिगर देन 5 किलो डाल्टन से अगर प्रोटीन कम है तो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव फ्रॉम द नॉर्मल डायलिसिस बैग। ओके, सो इन डायलिसिस बैग में आपका प्रोटीन है, और प्रोटीन में आपने क्या किया, इनिशियली आपका ऐसे पड़ा हुआ है, और फिर आपने उसको क्या किया कि जब ओवरनाइट आप छोड़ देंगे तो उससे क्या होगा, अपने आप बाहर
सॉल्ट रिमूव हो जाएगा और आपका क्यूब फॉर्म में प्रोटीन बचेगा, ठीक है। तो प्रोटीन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाय डायलिसिस थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सच एज सेलुलोज मेम्ब्रेन विद द पोर साइज with fixed diameter which help us to remove undesired protein, which I have discussed earlier. So this technique is used for removing salt and other molecules, but it will distinguish between the protein effectively. डायलिसिस में आपने देखा कि जैसे जैसे प्रोटीन है यहाँ पे वो हो गया, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू गो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो डायलिसिस में क्या होता है कि जैसे ही आपने सॉल्टिंग आउट या सॉल्टिंग इन किया, बेसिकली सॉल्टिंग आउट के बाद हम अक्सर डायलिसिस करते हैं और डायलिसिस हर दोनों हालत में आप डायलिसिस करें तो ज़्यादा बेटर आपके पास रिजल्ट होगा। द सॉल्यूशन विल कंटेन ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट दैट कैन डिस्टर्ब द क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन। So what will you do? You have to remove your salt from dialysis bag. So what you will do? Then you have to dip into the buffer, dialysis buffer, and the buffer must be, if your protein is 10 ml, डायलिसिस बैग में आपकी प्रोटीन जो है बफर के साथ जो भी है प्रोटीन उसमें है 10 ml प्रोटीन है, तो मस्ट यू हैव टू बफर शुड बी 1 liter and 2 liter. 1 liter is enough sufficient, and if you will put into the 2 liter, this is best. समझे, यानी 10 to 20 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए, है ना। एक्सचेंज बफर जो होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए ताकि आपका जो प्रोटीन है उससे जो जितने भी इम्प्योरिटीज है वो पूरा आसानी से सारा बाहर निकल जाए, ठीक है। सो टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस आई हैव गिवन यू द सेकंड डायग्राम टू अंडरस्टैंड द बेसिक नीड why we are going for the dialysis. Equilibrium stage पर जैसे ही आएगा, you can see here that initially the salt concentration is very high, but when at equilibrium stage after 10 to overnight 10 to 15 hour is more than sufficient for dialysis. So after this dialysis you can, और आपको अगर एक होता है ग्रेडियंट डायलिसिस। ग्रेडियंट डायलिसिस में क्या करते हैं ना कि बीच बीच में हम निकालते हैं, बफर एक्सचेंज करते हैं, फिर उसमें डालते हैं। तो ऐसे करने से क्या होता है कि थोड़ा जल्दी हो जाता है, ठीक है, और वो ज़्यादा प्रीफर किया जाता है इन कंपेरिजन टू यू विल पुट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन यू विल यूज दैट प्रोटीन। इसके बाद आप क्या करेंगे, तो इसमें जो बफर होगा प्रोटीन को, ये पूरा बैग उठा करके आप सीधे सुक्रोज में डाल देंगे। सुक्रोज में डालेंगे तो इससे जो बफर होगा, ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूलर बफर होगा, वो भी बाहर निकलेगा, एंड देन दिस लीड टू द कंसनट्रेट योर प्रोटीन। ओके, सो इसके बाद मैं आपको इस लेक्चर में कुछ ज़्यादा बताने वाला नहीं, बस आपको थोड़ा सा ये बताएंगे कि जो नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर होगा वो क्रोमेटोग्राफी पे होगा, और क्रोमेटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, thank for your attention. Your education is your birthright, so please subscribe my channel, that will help you a lot. So thanks for watching, and thank you so much for attending my class.